हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। मित्रों, कक्षा 10 के विज्ञान की चर्चा अपन कर रहे थे। बॉम्ब सूट के माध्यम से धनाधन रिवीजन चल रहा था विज्ञान का, और आशा करते हैं कि प्रत्येक वीडियो को आप देख रहे होंगे और सारी चीज़ें आपकी समझ में भी आ रही होंगी। विद्यार्थियों, इन वीडियोज का केवल और केवल एक ही मकसद है हमारा कि आप जल्दी से जल्दी संपूर्ण विज्ञान को रिवीजन कर सकें। तो ये वीडियोज आपके लिए धनाधन रिवीजन की क्लासें हैं, जिनमें समझाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम केवल इन कक्षाओं के माध्यम से आपका धनाधन रिवीजन करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। विद्यार्थियों, इस वीडियो में धातु एवं अधातु के सारे छोटे मोटे बड़े व्याख्यान जितने भी हैं सबको आज हम निचोड़ देंगे। सबका रस निकाल करके आज आपको इस चैप्टर का देने वाले हैं। अब वन सूट नहीं, अब चलेगा बॉम्ब सूट रिवीजन। बताओ कौन सा चल रहा है? अब चल रहा है गुरुजी बॉम्ब सूट रिवीजन। इस धनाधन रिवीजन के माध्यम से हम विज्ञान के अंदर आपको संपूर्ण विज्ञान के सभी टॉपिकों को क्या करवाने वाले हैं, रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। यदि आप इसी तरह निरंतर पढ़ते रहे तो मंजिल भी आपको मिलेगी और मंजिल को मिलने में मजा भी आएगा। दोस्तों, ना तो बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। ये खेल है सिर्फ कर्मों का, और यहाँ पर सिर्फ कर्म का सिक्का चलता है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा, मेहनत अच्छी करोगे तो फल उतना ही अच्छा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का धातु एवं अधातु टॉपिक था। ध्यान रखना, प्रकृति में टोटल तत्व पाए जाते हैं 118। बताओ कितने पाए जाते हैं? 118 पाए जाते हैं, जिनमें से 91 तत्व धातु होते हैं और 7 तत्व बताओ क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, और 20 तत्व टोटल बताओ क्या होते हैं? अधातु होते हैं। 7 जो आपके उपधातु हैं वो आपके कौन कौन से हैं? एक बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और ये आर्सेनिक होता है, और एक एंटीमनी होता है, एक टेलिनियम होता है, और एक बताओ कौन सा होता है? पोलोनियम। इन्हें आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बेटा शिवजी ऐसे सब टीपो। बताओ क्या है? ट्रिक है, बेटा शिवजी ऐसे सब टीपो। बताओ क्या करो? टीपो। हो गए गुरुजी सातों याद? बिल्कुल हो गए। ये सारी ट्रिक्स हमने क्लासों में बता रखी हैं, लेकिन यहाँ तो रिवीजन चल रहा है तो धनाधन रिवीजन चलेगा। एक तरफ हमने लिए हैं धातु और एक तरफ बताओ कौन ले रखे हैं? अधातु ले रखे हैं। दोनों में अंतर पड़ना है। धातु चमकदार होते हैं जैसे कि सोना है। बताओ अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन अधातु एक आयोडीन अधातु है, लेकिन फिर भी क्या होती है? चमकीली है। इसीलिए इसे हम अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। धातुओं का दूसरा गुण है धातु कठोर होते हैं, जबकि अधातु कठोर नहीं होते। लेकिन अपवाद है बताओ हीरा, क्योंकि हीरा एक अधातु होते हुए भी क्या है बताओ? कठोर होता है। धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है किसी भी धातु को पीट पीट करके पतली चादर में बदला जा सकता है, जैसे कि लोहा है। और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता बताओ किस में पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। ये जो अधातु होते हैं आघात वर्धनीय नहीं होते। तन्यता का गुण केवल और केवल किस में पाया जाता है? बताओ धातुओं में पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता नहीं होती। तन्यता का अर्थ है कि धातुओं को खींचा जा सके। बताओ क्या किया जा सके? खींच करके पतला तार बनाया जा सके। वही गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और सबसे तन्य जो धातु होती है बताओ कौन सी होती है? सोना होती है। अर्थात 1 ग्राम सोने को अपन 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है बताओ कौन सी हो जाती है अपनी? तो सोना हो जाती है। जो धातु होते हैं गुरुजी विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है? सुचालक होती है। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। इधर आपका जो लेड और मरकरी है, ये ऐसी धातु हैं जो कुचालक होती है। नेक्स्ट आपको ध्यान से सुनना है। जो धातु होते हैं उनका घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च। बताओ क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन अधातुओं का घनत्व एवं गलनांक क्या होता है? बताओ कम होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक और घनत्व कम होता है, धातु होते हुए भी। धातु ध्वनिक होते हैं, जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होते, अर्थात ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना। सोडियम है आपका, और एक आपका पोटेशियम है, और एक आपका लिथियम है। ये तीनों ऐसी धातुएं हैं जिन्हें मुलायम धातु कहते हैं। अर्थात इन्हें चाकू से काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती हैं। कौन?
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन्हें आप ध्यान रखें नकली से। बताओ किससे? नकली, NaKli, नकली, अर्थात सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। क्लियर? ध्यान से सुनना है। इधर देखेंगे चमकीली अधातु कौन सी होती है? आयोडीन, अभी हमने बात की थी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, जबकि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो होती है वो होती है मरकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें भी आपको क्या रखनी थी? ध्यान में रखनी थी। इसके बाद गुरुजी आता है, हम कहते हैं धातु विद्युत के भी सुचालक होते हैं और धातु ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। लेकिन गुरुजी प्रयोग से बताइए, हमें नहीं पता कि धातु विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। हमने एक प्रयोग किया, एक आयरन की छड़ ली, लोहे की छड़, उसमें हमने पिन लगा दी। बताओ क्या? छोटी छोटी पिनें जो लोहे की होती हैं उस पर हमने मोम से लगा दी हैं। बताओ किससे लगा दी? मोम से। और इस धातु के अर्थात लोहे की छड़ को हमने मोमबत्ती से एक सिरे से गर्म किया, लेकिन जब हमने बाद में देखा तो सारी जो हमने पिनें लगाई थी नीचे गिर जाती हैं। बताओ कैसे गिर जाती हैं? कि गुरुजी एक सिरे को तो हमने गर्म किया था, लेकिन ये सारी पिनें गिरी कैसे? इसका अर्थ ये हुआ कि एक सिरे से ऊष्मा दूसरे सिरे तक क्या करती है? संचरित करती है। अर्थात धातु ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसके बाद है गुरुजी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम पहले पढ़ेंगे वायु से क्रिया कैसे करते हैं, धातुओं की फिर जल से क्रिया पढ़ेंगे, धातुओं की फिर हम अम्ल से क्रिया पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु से क्रिया। तो वायु से क्रिया में जब धातु ऑक्सीजन से अर्थात वायु से क्रिया करते हैं तो बनाते हैं धातु ऑक्साइड। बताओ क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके बताओ क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो कॉपर या तांबा होता है ये प्रज्वलित नहीं होता है, अर्थात इसका जब दहन करेंगे तो ये काले रंग की परत चढ़ जाती है इसके ऊपर। बताओ क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और उस कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत बताओ इस कॉपर या तांबे के ऊपर चढ़ जाती है। ध्यान रखना। मैग्नीशियम का दहन भी एक क्या है? ये भी धातु होती है और मैग्नीशियम का दहन करते हैं। जैसे Mg को ऑक्सीजन से क्रिया बनाए तो बताओ क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पर परत चढ़ जाती है, इसीलिए दहन करने से पहले रेजमाल से इसको क्या किया जाता है? बताओ साफ किया जाता है। एल्युमिनियम भी एक धातु है। एल्युमिनियम भी वायु से क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बताओ क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बताओ एल्युमिनियम धातु पर चढ़ जाती है, जिससे एल्युमिनियम का क्षरण आसानी से नहीं होता है। इसे कहते हैं अपन एनोडीकरण। बताओ इसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अर्थात एल्युमिनियम को संचारण से बचाने के लिए एनोडीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें वायु से एल्युमिनियम की क्रिया कराई जाती है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड की इस पर क्या चढ़ जाती है? बताओ परत चढ़ जाती है। इसी को बताओ क्या कहते हैं? एनोडीकरण। ध्यान से सुनना, नोट लगाकर लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण चीज है कि सोना एवं चांदी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। और लेकिन एक नोट और है, एक नोट ये है कि आयरन जो लोहा होता है वो वायु से क्रिया कराने पर ये जलता नहीं है, अर्थात लोहा प्रज्वलित नहीं होता है। जबकि इसके चूर्ण के पाउडर को अगर हम आग में या ऑक्सीजन अर्थात वायु से क्रिया करवाते हैं तो आग में डालने पर ये चूर्ण जलता है, जबकि आयरन जो है ठोस होता है वो नहीं जलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनना, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइडों की बात करते हैं अपन। जैसे मैंने पहले बात की थी कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। बताओ वही क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अर्थात वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बताओ कौन कौन से हैं? एक जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और बेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार से दोनों से क्रिया करते हैं। तो आप बताइए गुरुजी, उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हमने लिया, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, कैसे क्रिया करते हैं? क्षार और अम्ल से, दोनों से। मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड की क्रिया बताओ किससे कराई? अम्ल से कराई, तो ये लवण बना दिया एल्युमिनियम क्लोराइड और जल निकल गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड की जब क्षार से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। बताओ क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट और जल निकल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड दोनों अम्ल एवं क्षार से क्रिया कर रहा है। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसीलिए ये क्या है बताओ? ये है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। ये बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा है गुरुजी धातुओं की जल के साथ में क्रिया। बताओ जल के साथ में क्रिया कौन कौन से धातु जल से क्रिया करते हैं? तो इसमें आप देखेंगे मध्य में मैंने धातु लिख रखा है। कुछ धातु ऐसे हैं जो ठंडे जल से क्रिया करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पोटेशियम, एक सोडियम है, एक कैल्शियम है। इसे कैसे याद रखेंगे गुरुजी? कौन कौन से हैं जो ठंडे जल से क्रिया करते हैं? हम कहते हैं काशीनाथ का ठंडे जल में कूद गया। एक बच्चा था जो काशीनाथ का था। बताओ किसका था? काशीनाथ, उसके पिता का नाम था काशीनाथ का था। अर्थात काशीनाथ का किस में कूद गया है? ठंडे जल में। इससे अपन ध्यान रखते हैं कि पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम क्या है? ठंडे जल से क्रिया करते हैं। उधर हमने देखा तो मांगीलाल गर्म जल में कूद गया। बताओ कहाँ पर कूद गया है? गर्म जल में। तो गर्म जल से क्रिया कौन करता है? मांगीलाल
लाल नहीं, मैग्नीशियम। बताओ कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। इसके बाद है भाप से क्रिया। बताओ किससे भाप से क्रिया करते हैं, एल्युमिनियम जिंक और आयरन। कौन करते हैं, एल्युमिनियम जिंक और आयरन। और जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करते वो है आपका लेड, कॉपर और अर्जेंटम और ओरम, अर्थात सोना और चांदी। तो ये जल के साथ क्रिया करते ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको कोने में दे रखा है क्या, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ में अभिक्रिया करके उस जल की सतह पर तैरने लग जाती हैं। बताओ क्या करने लग जाती है, तैरने। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है इसमें निकलती है, उसके बुलबुले इस धातु के साथ में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करने लग जाती हैं, बताओ जल की सतह पर तैरने लग जाती हैं। इसके बाद नोट लगा के मैंने लिख रखा है क्या, कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं, आग। क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, इनका ज्वलन ताप कम होता है, इसीलिए ये वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें बचाने के लिए केरोसिन में डुबो के रखते हैं। बताओ किस में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। बताओ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करती है, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम। कैसे, जब सोडियम की अभिक्रिया अपन ठंडे जल से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके साथ में ऊष्मा भी निकल जाती है। गर्म जल के साथ में अभिक्रिया मैग्नीशियम करता है, गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। भाप के साथ में अभिक्रिया करते हैं, एल्युमिनियम जिंक और बताओ आयरन। कौन करता है, एल्युमिनियम जिंक और आयरन। अर्थात ये आयरन क्रिया करेगा जल से तो ये बना देता है आयरन ऑक्साइड और बताओ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे एल्युमिनियम ये करता है तो ये भाप के साथ क्रिया करके ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, बताओ क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका अम्ल के साथ में क्रिया। ये हम दूसरे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, धातुओं की अम्ल से क्रिया। इसमें आपको पता हो कि धातु जब भी अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण का निर्माण होता है, जिसे हमने पोप टेस्ट भी कहा था। बताओ क्या कहा था, पोप टेस्ट। अर्थात जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये तो लवण बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जिसका पोप टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पोप टेस्ट। इसके बाद गुरुजी एक इंपॉर्टेंट नोट है, बताओ क्या है, कि नाइट्रिक जो अम्ल होता है जब धातु के साथ में क्रिया करता है, कौन, नाइट्रिक अम्ल की इस क्रिया जब धातु के साथ में कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, अर्थात ये जल का निर्माण करता है। बताओ किसका, जल का। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक जो अम्ल होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसका ऑक्सीकरण कर देता है कौन, नाइट्रिक अम्ल, जिससे वह जल में बदल जाती है। अर्थात हाइड्रोजन गैस को जल में बदल देता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल होता है प्रबल ऑक्सीकारक। क्लियर। धातुओं की अन्य लवणों के साथ में अभिक्रिया की अपन बात करते हैं, किसमें, कि धातुओं की अन्य अम्लों के साथ में, तो वो तो गया आपका। इसके बाद है सक्रियता श्रेणी। बताओ क्या है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी का आपका पूरा क्रम है। बताओ क्या है, इसे अपन इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, नीचे ट्रिक भी लिख रखी है मैंने, कि काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर के पड़ोसी भाभी को देता है, कौन है जी, आगे आओ पिटने के लिए, इस ट्रिक से। क्लियर। इसके बाद है धातुओं की अधातुओं के साथ में क्रिया। बताओ धातु जब अधातुओं के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, सुनना। धातुओं का गुण होता है धनायन का निर्माण करना। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है जिससे वो सोडियम धनायन में बदल जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम धनायन में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि इनको अपना स्थायित्व प्राप्त करना होता है और स्थायी बनने के लिए सोडियम पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना स्थायित्व अर्थात अष्टक को पूर्ण कर लेता है, जिससे स्थायी हो जाता है। मैग्नीशियम के पास में दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने दोनों अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये भी अपना स्थायित्व प्राप्त करके स्थायी हो जाता है। ध्यान से सुनना, क्लोरीन एक अधातु है, अधातुओं का गुण होता है ये ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बताओ क्लोराइड आयन बना देता है, अर्थात ऋणायन बना देता है, जिसके कारण इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। बताओ क्या हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है ये सोडियम से ले लेता है, तो सोडियम से जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बताओ क्लोरीन, सोडियम जो है क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे दोनों का क्या हो जाता है, दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, इसीलिए इस पर धनायन आ जाता है, जबकि क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है, इस पर ऋणायन आ जाता है और दोनों के मध्य में प्रबल आकर्षण बल बन जाता है, जिसे अपन आयनिक बंध कहते हैं। और इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में बताओ आयनिक बंध का निर्माण होता है, अर्थात ये आयनिक यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण इधर से हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो
दो क्लोरीन परमाणु इसके पास में आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है और 2+ इस पर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसके पास में दोनों के मध्य में एक प्रबल आकर्षण आ जाता है, जिसके कारण ये भी आयन के यौगिक में बदल जाते हैं। तो इसके बाद में जो गुरुजी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या तो होती है 7, 2 और 5। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसे हम आफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार व्यक्त करते हैं 1s2, 2s2 और 2p3। क्लियर। क्लोरीन का जो होता है वो परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दूसरे में 8 बढ़ जाते हैं और तीसरे में 7 भर जाते हैं। इसे अपन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये इन दोनों के क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। इसके बाद आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बताओ किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आपका आ जाता है आयन के यौगिक। बताओ इसके बाद क्या आ गया, आयन के यौगिक। मैंने कहा आयन के यौगिकों का निर्माण होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षण के कारण इनके मध्य जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, और इस प्रकार बना यौगिक आयन के यौगिक कहलाता है। मैंने कहा था सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस बना देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन बना देता है। दोनों ही विपरीत आयन हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, जो कि एक आयन के यौगिक का है। हमेशा ध्यान रखना आयनिक बंध का निर्माण आयनों के मध्य ही होगा। विपरीत आयन, एक धनावेश होगा, एक ऋणावेशित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु की ओर गमन करते हैं तथा अधातुओं के मध्य और धातुओं के मध्य में आयनिक बंध का क्या हो जाता है, निर्माण। कहने का अर्थ है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इनके मध्य में मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंधकर आयन के यौगिकों का क्या हो जाता है, निर्माण। ध्यान रखना आयन के यौगिकों के मध्य में जो बंध होता है बहुत ही प्रबल होता है, क्योंकि आकर्षण भी बहुत दोनों के मध्य में प्रबल होता है। इसीलिए ये आयन के यौगिक कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। भंगुर का अर्थ है इन्हें हथौड़े से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन बंध कभी नहीं टूटेगा। इन दोनों के गलनांक एवं क्वथनांक भी बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि बंध की प्रकृति बहुत प्रबल है। इसीलिए आपको गलाने के लिए, इनको उबालने के लिए ऊष्मा जो देनी पड़ेगी, तापमान बहुत अधिक देना पड़ेगा। अर्थात गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है। इनकी घुलनशीलता की बात करें तो ये केवल जल में ही घुलनशील होते हैं। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इनमें ये क्या होते हैं, अवलेय होते हैं। आयन के यौगिकों की विद्युत चालकता की बात करें तो ये आयनों में केवल जलीय विलयन के अंदर ही अपने आयनों में आते हैं। इसीलिए जलीय विलयन में तो विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन परंतु ठोस विलयन होते हैं उनमें ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है धातुओं की प्राप्ति, किससे, प्रकृति से। ध्यान रखना मुक्त अवस्था से जो धातु प्राप्त किए जाते हैं वो है आपका सोना, प्लेटिनम, चांदी और मरकरी। जबकि संयुक्त अवस्था में जो धातु प्राप्त किए जाते हैं वो है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और लेड, कॉपर। क्लियर है। फिर है आपका इन धातुओं को प्रकृति से किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं आप, एक तो खनिज के रूप में। बताओ किसके रूप में, खनिज। अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ से स्वतंत्र अवस्था में अर्थात प्राकृतिक रूप में जिन पदार्थों को प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, इनको हम पृथ्वी से मतलब पृथ्वी से के भूगर्भ से इनको निकाला जाता है स्वतंत्र रूप से, तो क्या कहलाएंगे, खनिज। लेकिन वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और इन्हें निकालना लाभकारी होता है, वे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अयस्क भी एक तरह के क्या हैं, खनिज हैं। लेकिन ये खनिज जो होते हैं, ये अयस्क जो होते हैं, जो उनके अंदर शुद्ध मात्रा में नहीं होते। इनमें धातु तो होगी लेकिन कुछ अन्य अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जो धातु अधिक मात्रा में होती है, और निकालना इनके लिए क्या होता है, लाभदायक, मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसे खनिज कहलाते हैं अयस्क। बताओ अयस्कों में जो धातु होती हैं वो उच्च क्रियाशील धातु हो सकती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो सकती हैं और निम्न अभिक्रियाशील धातु भी हो सकती हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं इस अयस्कों में पाई जाती हैं, तो इन अयस्कों से उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को निकालने के लिए, पृथक करने के लिए हमें गलित धातु का विद्युत अपघटन करना पड़ता है, जिसके कारण हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। निम्न अभिक्रियाशील जो धातु हैं वो हमेशा सल्फाइड अयस्कों में मिलेंगे। अर्थात धातुओं के सल्फाइड अयस्क ही निम्न धातुएं जो हैं वो सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलती हैं, और सल्फाइड अयस्कों से धातुओं को अलग करने के लिए हम विधि अपनाते हैं जिसे कहते हैं वर्जन। बताओ क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। वर्जन के अंतर सल्फाइड अयस्कों को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर ऑक्साइड का अपन क्या कर देते हैं, अपचयन, जिससे हमें धातु निकल जाती है। क्लियर।
जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं उसके दो प्रकार के अयस्क मिल सकते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, एक सल्फाइड अयस्क हो सकता है। जो कार्बोनेट अयस्कों को उसके धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं निस्तापन, और सल्फाइड अयस्कों को उस धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए हम जिस अभिक्रिया को काम में लेते हैं वो होती है भर्जन। बताओ क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। फिर इस धातु ऑक्साइड का अपन अपचयन कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है और धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो मध्य में अभिक्रियाशील जो तत्व धातु होते हैं उनको कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को हम निस्तापन एवं भर्जन अभिक्रिया के माध्यम से और अपचयन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है गुरुजी अयस्कों का समृद्धिकरण। किस प्रकार से अयस्कों को हम निष्कर्षण कर सकते हैं? क्लियर? ध्यान से सुनना। जब भी अयस्क हमें पृथ्वी से प्राप्त होंगे तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। खनिज अयस्कों में जैसे मिट्टी, रेत, धूल के कण आदि अशुद्धियां उन अयस्कों के साथ में आ जाती हैं, उन्हें अपन गैंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैंग क्या कहलाती है? अयस्कों में मिट्टी, ढेल, रेत, धूल के कण आदि ये कण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। इसीलिए इन अशुद्धियों को हटा करके हमें धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है। तो इन शुद्ध धातुओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए हमें अलग अलग से करेंगे। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातु आते हैं उन्हें हम किस प्रकार से करते हैं? सबसे नीचे जो धातु आते हैं वो आता है कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम। इन धातु के ऑक्साइडों को हम गर्म करते हैं और गर्म करते ही हमें धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा मरकरी है, पारा या मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मरकरी या पारा का जो अयस्क प्राप्त होता है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिनेबार कहते हैं। अर्थात HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिनेबार। अर्थात सिनेबार क्या है? मरकरी या पारा का एक अयस्क है। फिर हम इसका ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं, अर्थात गर्म कर देते हैं इसको, जिससे हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। ये है एक भर्जन की क्रिया। बताओ क्या है? सल्फाइड अयस्कों की हम वायु से क्रिया करके उसे उसी धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार भर्जन हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और फिर हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड का गर्म करके इसमें से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और हमें मरकरी अर्थात धातु प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड होता है। कॉपर सल्फाइड को गर्म करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते ही ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलते ही कॉपर में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है गुरुजी अपचयन के द्वारा भी हम धातुओं ऑक्साइडों से धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। किसके अपचयन से? कार्बन के अपचयन से। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया अपन कार्बन से करा दें, अर्थात अपचयन हो जाएगा कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगी तो कार्बन का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? अपचयन, जिससे हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनना। भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, दोनों में अंतर है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। सुनना। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उसे अपन भर्जन कहते हैं, जबकि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसे निस्तापन कहते हैं। ध्यान रखना, भर्जन के अंदर जो वायु चाहिए वो असीमित होती है, कितनी भी वायु ले सकते हैं, जबकि निस्तापन में हमें वायु सीमित मात्रा में लेनी होती है। ध्यान से सुनना। भर्जन के अंदर हम सल्फाइड अयस्कों को गर्म करते हैं, इसीलिए बाद में जो गैस निकलेगी वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि निस्तापन के अंदर हम कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करते हैं, इसीलिए गैस निकलेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अपन देख सकते हैं जिंक सल्फाइड है, इसका ऑक्सीकरण करते ही जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और गैस कौन सी निकल जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जिंक कार्बोनेट जो अयस्क होता है उसे गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंतर था, बताओ कौन कौन में? भर्जन एवं निस्तापन के अंदर। फिर आती है आपकी थर्मेट अभिक्रिया। बताओ कौन सी? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया होती है कि आयरन ऑक्साइड को हम एल्युमिनियम से क्रिया कराते हैं, जिससे जो एल्युमिनियम है वो आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए अधिक क्रियाशील तत्व इस आयरन ऑक्साइड से आयरन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसे अपन कहते हैं थर्मेट अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। बताओ कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है आयरन से, तो आयरन को उस आयरन ऑक्साइड से क्या कर देता है? ये एल्युमिनियम अलग कर देता है और स्वयं ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। अर्थात आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम से क्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन जो है अलग हो जाता है, अर्थात पृथक हो जाता है, और इसके बाद में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात थर्मेट अभिक्रिया एक विस्थापन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना।
इसका उपयोग करते हैं रेल की पटरियों के मध्य में जो दरारें होती हैं उनको जोड़ने में और मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में। इसके बाद है गुरुजी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं अर्थात अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सी आती हैं? ये आती हैं सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसी धातुएं हैं जो कहाँ पर आती हैं? सबसे ऊपर आती हैं। इनके निष्कर्षण के लिए हम अभिक्रिया एक विधि काम में लेते हैं, उसका नाम है विद्युत अपघटनी अपचयन। बताओ कौन सा काम में लेते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन, जिसके माध्यम से हम विद्युत प्रवाहित की जाती है धातुओं में। और बताओ क्या, जैसे कैथोड पर हमारा ये पोटेशियम सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में बदल जाता है, और एनोड पर वो क्लोराइड आयन है जो जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन में बदल जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका विद्युत अपघटन करने से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होती है। कहने का अर्थ ये है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो आने वाली धातुएं हैं उन्हें हम विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे हम कार्बन के साथ गर्म करके पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन के साथ गर्म करके हम मध्यम क्रियाशील धातुओं को कर सकते हैं। बताओ कौन सी? मध्यम क्रियाशील, जैसे जिंक होती है आपकी, क्या होती है? जिंक होती है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? कार्बन के साथ गर्म करके अपचयन करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं का परिष्करण के लिए विद्युत अपघटनी विधि, ये अपन पढ़ेंगे क्या होती है विद्युत अपघटनी विधि। अर्थात धातुओं में अपद्रव्य या अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे प्रचलन में ली जाने वाली विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी विधि। इस प्रक्रम में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अशुद्ध धातु को तो एनोड पर लेते हैं, ये देखिए इधर आ जाइए, ये है आपकी विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें हम एनोड को पॉजिटिव लेते हैं और कैथोड को नेगेटिव लेते हैं। एनोड पर हम उस अशुद्ध धातु को लेते हैं जिसको शुद्ध करना है। बताओ क्या करना है? शुद्ध धातु जिससे प्राप्त करनी है, उस अशुद्ध धातु को एनोड पर लेंगे, और उसी धातु की शुद्ध धातु अपन कहाँ पर ले लेते हैं? कैथोड पर ले लेते हैं। और इसमें विद्युत धारा क्या कर देते हैं? एक बैटरी से जोड़ते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, अर्थात एनोड की ओर जाती है, ध्यान रखना। और जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करेंगे, ध्यान रखना। तो जैसे ही इस अशुद्ध धातु हमने एनोड पर ली थी, और इस अशुद्ध धातु कॉपर थी, मान लीजिए एनोड पर ली थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉपर 2+, अर्थात कॉपर आयन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और कॉपर आयन जो है ये गति करने लग जाएगा इस विलयन से होते हुए शुद्ध धातु की ओर, अर्थात कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। बताओ कहाँ पर? तो शुद्ध धातु आपको कहाँ पर मिल जाएगा? कैथोड पर। आपको दिख रहा होगा कॉपर ये 2+ इसमें से निकलते हैं और ये कैथोड पर जाकर के जमा हो जाते हैं। अतः इस प्रकार से शुद्ध धातु मिलती है। और जो अशुद्धियां होती है वो एनोड के नीचे तली में जमा हो जाती हैं, जिसे अपन कहते हैं एनोड पंख। बताओ क्या कहते हैं? एनोड पंख। ध्यान रखना, जो विलयन लिया जाता है वो उसी धातु का विलयन लिया जाएगा जिस धातु को अपन शुद्ध कर रहे हैं, अर्थात शुद्ध प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर कॉपर धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना था, तो यहाँ पर अशुद्ध एनोड पर हमने अशुद्ध कॉपर धातु ले ली, और जबकि हमने कैथोड पर क्या ले ली? शुद्ध धातु। कैथोड पर तो हमें प्राप्ति ही हो जाएगी ये शुद्ध धातु, और इसमें कॉपर सल्फेट का ही विलयन लेंगे, क्योंकि हमारा जो धातु शुद्ध करना है वो भी क्या है? कॉपर। इसके बाद आती है गुरुजी संचारण। बताओ क्या आ जाता है? संचारण आ जाता है। संचारण को हम पहले भी अपन पढ़ चुके हैं गुरुजी, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। वायुमंडल में नमी, आर्द्रता, अम्लता तथा अन्य गैसों के कारण जो धातुएं संचारित हो जाती हैं उसी को क्या कहते हैं? संचारण। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी धातु है वायुमंडल में नम्रता नहीं, नमी के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में, अम्ल या वायु के संपर्क में ये आ जाती हैं, जिसके कारण इनका धीरे धीरे क्षरण होने लग जाता है, इसी को क्या कहते हैं? संचारण। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी का काला पड़ना, ये सारी घटनाएं, कॉपर का हरा हो जाना, ये सारी घटनाएं बताओ किसकी हैं? संचारण की। संचारण से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं गुरुजी? या तो पेंट कर दीजिए, हम जानते हैं कि लोहे के गेट होते हैं उन पर पेंट किया जाता है, या फिर ऑयल लगा करके या ग्रीस लगा करके हम इसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विधि आपकी जो आ रही है वो है यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, अर्थात लोहे को जंग से बचाने के लिए हम इस पर जिंक का लेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक होती है, बताओ क्या? लोहे से अधिक क्रियाशील। बताओ जिंक क्या होती है? लोहे से अधिक क्रियाशील। तो इसीलिए पहले क्षरण जिंक का होगा, उसके बाद लोहे का होगा। इसीलिए हम जिंक का लेप यदि आयरन पर कर देते हैं तो जिंक, इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं, जिसके कारण पहले जिंक का क्षरण होगा और आयरन का क्षरण नहीं होगा, इसे कहते हैं यसद लेपन। बताओ क्या कहते हैं? यसद लेपन। इसके बाद है क्रोमियम लेपन। इसके बाद हम क्रोमियम को लेप करते हैं, किस पर? धातुओं पर क्रोमियम का लेप कर दिया जाए उसे क्रोमियम लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर धातु जो है सल्फर गैस से क्रिया करके क्या होती है? संचारित। ध्यान रखना, ये जो सिल्वर है
वायुमंडल में सल्फर गैस से क्रिया करेगी और बना देगी सिल्वर सल्फाइड। बताओ क्या बना देती है? सिल्वर सल्फाइड बना देती है। और इस सिल्वर सल्फाइड की काली परत बताओ चांदी पर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिससे चांदी काली पड़ जाती है। इस प्रकार संचारण होता है, अर्थात चांदी काली पड़ना, चांदी का काला पड़ना क्या है? एक संचारण है। कॉपर जो होता है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके ये संचारित हो जाता है और एक हरी परत का निर्माण करता है। बताओ कैसी परत का? हरी परत का। अर्थात ये कॉपर है, ये वायुमंडल की क्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, ये बना देगा कॉपर कार्बोनेट, अर्थात ये हो जाएगी हरी परत। और ये हरी परत कॉपर पर जमा हो जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? संचारित हो जाता है। और जो लोहा होता है, वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ चढ़ जाता है, जिसे अपन जंग कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? इसे जंग कहते हैं। वो होता है आयरन ऑक्साइड। एक नोट लगाकर मैंने लिख रखा है क्या, कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक लौह स्तंभ है। बताओ क्या है? लौह स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई है 8 मीटर। बताओ कितनी है? 8 मीटर है। और इसका भार है 6 टन। बताओ यहाँ 6000 किलोग्राम। कितना है? 6000 किलोग्राम। इस स्तंभ पर भी जंग लग गई। बताओ क्या लग गई है? जंग। और इस जंग को रोकने के लिए, इसके प्रतिरोधक के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने कई बार अवलोकन किए हुए हैं। अब बात करते हैं सोना की। ध्यान से सुनना। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। कैरेट क्या है? ये है सोने की शुद्धता की इकाई। क्या है? सोने की शुद्धता को जिसमें मापते हैं वो क्या है? कैरेट। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही नरम होता है। शुद्ध सोना तो वही होगा जिसमें 24 कैरेट हो, लेकिन 24 कैरेट का सोना नरम हो जाता है, ज़्यादा मुलायम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, सबसे लंबा इसको खींचा जा सकता है ना? बिल्कुल। तो सोना 24 कैरेट का यदि सोना ले लिए तो ये इतना नरम हो जाता है कि जिससे हम आभूषण बना ही नहीं पाएंगे। तो इसे आभूषण नहीं बनाने के लिए नहीं बनेंगे तो फिर सोने का काम ही क्या। इसीलिए सोने को हम कठोर बनाते हैं थोड़ा सा, और उसे कठोर बनाने के लिए इस सोने में या तो हम चांदी मिला देते हैं या फिर तांबा मिला देते हैं। बताओ क्या मिला देते हैं? तांबा। तो 22 कैरेट तो अपन शुद्ध सोना लेंगे और उसमें 2 कैरेट कॉपर तांबा या फिर चांदी मिलाएंगे। इसीलिए ध्यान से सुनना, जब भी सोने की बात की जाएगी तो उसमें शुद्ध सोना तो कितना होता है? केवल 22 कैरेट ही होता है। 2 कैरेट तो उसमें क्या होता है? तांबा या चांदी मिलाई जाती है। क्लियर? इसके बाद है मिश्र धातु। बताओ मिश्र धातु क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर या धातु मिलकर के क्या बना देती है? मिश्र धातु। कौन कौन सी धातु है आपकी मिश्र धातु? एक है इस्पात। बताओ क्या है? इस्पात है। इस्पात में आयरन, निकेल और क्रोमियम, ये 3 धातुओं से मिलकर बना हुआ क्या है? मिश्र धातु, जिसे क्या कहते हैं? बताओ इस्पात कहते हैं। और इसका निर्माण किया जाता है बर्तन बनाने में। बताओ किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में। पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, जिसे हम याद रखते हैं पिताजी। पिताजी से याद रख लेते हैं कैसे? पित से पिताजी, ता से तामा हो गया और जी से जिंक हो जाएगा। अर्थात तामा अर्थात कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। ये बर्तन और मूर्तियां बनाने में पीतल का भी काम किया जाता है। एक एक कांसा। कांसा कॉपर और टिन। कॉपर और टिन से मिलकर बनी है। इसका उपयोग भी अपन बर्तन एवं मूर्तियां बनाने में करते हैं। इसके बाद सोल्डर है। सोल्डर को ही टांका कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? सोल्डर या टांका ये बना होता है आपका शीशा एवं टिन से। बताओ किससे? शीशा एवं टिन से। और विद्युत तारों की परस्पर जो वेल्डिंग की जाती है उसमें इस टांका या सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ मिश्र धातु से आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने। इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर किन किस धातुओं से मिलकर बनी है ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक होता है अमलगम। अमलगम भी एक मिश्र धातु है, लेकिन ये ऐसी धातु जिसमें एक धातु हमेशा पारद या मरकरी होती है। बताओ क्या होती है? पारद या मरकरी एक धातु हो, उसके अलावा जो धातु है अलग, तो उस पूरी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक के साथ में यदि मरकरी लग जाए तो इसे हम जिंक अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? जिंक अमलगम। लेकिन ध्यान रखना, सोडियम कभी भी अमलगम नहीं बनाती। ऐसा नहीं है गुरुजी NaGH ये कर दो सोडियम अमलगम, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सोडियम अमलगम जो है बनाती ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम था बताओ धातु एवं अधातु। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में हमने बात की है धातु एवं अधातु के बॉम्ब सूट की। बताओ किसकी बात की है? बॉम्ब सूट की बात की है। और नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे अपन कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4। इसी तरह से धनाधन रिवीजन आपका विज्ञान का चलता रहेगा। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सभी वीडियो को, और आपका स्कोर जाएगा बताओ ऊंचाई तक, और आपका 90% से ऊपर इस विज्ञान के अंदर आना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी तरह से मिलते रहेंगे।
अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ना थके हैं पैर, ना कभी हिम्मत आ रही है, और हौसला है कुछ कर दिखाने का जीवन में, इसीलिए हमारा अभी भी संघर्ष जारी है। तो नमस्कार, धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। बस यही उम्मीद आपसे करता हूँ। धन्यवाद।